गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका द विलपर एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हमारे अतीत अध्याय 7, जिसका शीर्षक है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ आपको बॉक्स में एक लड़की का चित्र दिखाया गया है जिसका नाम है रोशन। तो पहले हम रोशन के बारे में पढ़ लेते हैं। रोशन के रुपये। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसे पाया कि सभी नोटों में दाहिने तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ आपको चित्र में शेरों वाला स्तंभ शीर्ष दिखाया गया है। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। तो हमने पिछले अध्याय में अभिलेख के बारे में पढ़ लिया है। आशा करती हूँ आपको अभिलेख के बारे में पता होगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ अभिलेख क्या होते हैं। कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को अभिलेख कहते हैं। आगे इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिन साम्राज्य पर शासन करते थे उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। चाणक्य, जो कि दूसरा नाम है कौटिल्य, उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र नाम से एक पुस्तक लिखी। आगे हम पढ़ते हैं वंश। हम वंश के बारे में जान लेते हैं। वंश क्या होता है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। आगे साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था और वहीं दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। तो मध्य भारत का इलाका कैसा था? जंगलों से भरा हुआ था, जिससे वहां पर फल फूल की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती थी। तो लोग फल फूल का संग्रहण करके और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो आइए हम आपको मैप में दिखाते हैं। मैप में आपको दिखाया गया है अभिलेखों के प्राप्ति स्थल और महत्वपूर्ण नगर। तो आइए हम आपको बताते हैं पढ़ के। जो रेड कलर का संकेत दिया गया है वो अभिलेखों के प्राप्ति स्थल का संकेत दिया गया है, जैसे लंबक, कांधार, मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, कालसी, मेरठ, टोपरा, बहापुर, लुम्बिनी, रामपुरवा, लोरिया राज और सारनाथ, गुज्जर, कौशाम्बी, इलाहाबाद, रूपनाथ, सांची, पनगुरुआ, गुरनार, कलिंग, धौली, जौगढ़, सन्नाती, सोपारा, मास्करी, एरागुड़ी, ब्रह्मगिरी, ये सब क्या है? ये अभिलेखों के प्राप्ति स्थल हैं। वहीं जो ब्लैक कलर का संकेत दिया गया है वो महत्वपूर्ण नगर है मौर्य साम्राज्य के, जैसे तक्षशिला और उज्जैन, इसके अलावा पाटलिपुत्र, ये मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर दिए गए हैं।
तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न था। अब हम जानेंगे राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न था या अलग था। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन वे होते हैं जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आगे, इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन। अब हम पढ़ेंगे साम्राज्य का प्रशासन के बारे में। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। जैसा कि हमने जाना कि पाटलिपुत्र और उसके आसपास के जो इलाके थे वो सम्राट के सीधा नियंत्रण में थे, और इसके अलावा जो किसान, पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारी जो कि इलाके और गांव में रहते थे, उनसे कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। इसके अलावा जो राजा के आदेशों का उल्लंघन कर रहा था, उनको अधिकारी सजा भी देता था और अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। इसके लिए संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। हमने जाना कि सम्राट ने एक संदेशवाहक की नियुक्ति भी कर रखी थी, जो क्या करता था, एक जगह से दूसरी जगह तक घूमता था और अधिकारियों के कार्यकलापों पर नजर रखता था। इसके अलावा वे वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण भी रखता था। आगे, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। आगे, प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। कौन से इलाकों पर? जो प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे, उन इलाकों पर मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उन्हें इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। आगे पढ़ेंगे हम नजराना के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। नजराना, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। कर कैसा था? कर नियमित ढंग से लिया जाने वाला था और वही नजराना अनियमित ढंग से लिए जाने वाला था। इसके अलावा नजराने को विविध पदार्थों के रूप में लिया जाता था और लोग इसे स्वेच्छा से देते थे। आगे हम पढ़ते हैं राजधानी में सम्राट। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। तो आइए हम पढ़ते हैं मेगास्थनीज का विवरण। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। यहाँ पर मेगास्थनीज के विवरण का एक अंश दिया गया है जो कि हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में
जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। यानी कि जब राजा जनता के सामने आते थे तो एक शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था और उन्हें सोने की पालकी में ले जाया जाता था। वे सोने की पालकी में जाते थे। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। आपको सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खाना नौकर उसे खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। यानी कि जो राजा खाना खाते थे उसे खाने से पहले नौकर उसे चखता था और इसके अलावा राजा 1-2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। आगे और पाटलिपुत्र यानी कि आधुनिक पटना में स्थित है के बारे में जानते हैं हम। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। पाटलिपुत्र के बारे में ये वर्णन किया गया है कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। प्राचीर मतलब किला। यह एक प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने। राजा का महल भी काठ से बना है। काठ यानी कि लकड़ी, जिसे पत्थर के नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। आगे हम पढ़ेंगे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। आगे अशोक एक अनोखा सम्राट। यहाँ पे अशोक को एक अनोखा सम्राट बताया गया है। तो आइए हम जानते हैं कि अशोक को अनोखा सम्राट क्यों कहा गया है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और अब्राह्मी लिपि में हैं। आगे कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। आगे अशोक का कलिंग युद्ध। तो हम पढ़ेंगे अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। मानचित्र 5 पृष्ठ 68 देखो। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। आगे अशोक का धर्म क्या था। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे
और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के एक अधिकारी की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। तो आइए हम आपको चित्र दिखाते हैं। यहाँ पे आपको एक मूर्तिकला का नमूना चित्र दिया गया है, जो कि बैल का चित्र है, जो कि रामपुरवा से मिला हुआ है। यहाँ पे लिखा गया, उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। आगे उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। आगे अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। अशोक ने अपनी प्रजा के लिए क्या संदेश दिए, हम पढ़ते हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चे का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा शर्मणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। आगे यहाँ लिखा गया, ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है आरंभिक ब्राह्मी में कैसे लिखा गया है, देवनागरी हिंदी में कैसे लिखा गया है, बांग्ला में, मलयालम में, इसके अलावा तमिल में दिखाया गया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है अनत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए थे। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था। तो इसके अलावा हमने कुछ उपयोगी शब्द पढ़े, जैसे सम्राट, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत, धम्म। इसके अलावा भी हमें कुछ पढ़ने के लिए और दिया गया है, जैसे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हुई थी? 2300 साल पहले हुई थी। आगे हैं, इसके आगे हमें कुछ और भी पढ़ने हैं, जैसे दिया गया आगे की बात। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमी उत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमी उत्तर
उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। शकों के बाद कुषाणों लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। अध्याय 9 में तुम कुषाणों के बारे में और अधिक जानोगे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कण्व तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चलता रहा जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लव और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इसके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ। किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना। तो इसके अलावा हम कुछ सिक्के देख लेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यहाँ पे आपको हिंद यवन का सिक्का दिखाया गया है और इसके दूसरी तरफ कुषाण का सिक्का है। देखिए ये सिक्का एक दूसरे से कैसे भिन्न है। इसके अलावा आपको यहाँ पे शक सिक्का दिखाया गया है और यहाँ नीचे आपको सातवाहन का सिक्का दिखाया गया है। आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है और हम आपके लिए कल अगला वीडियो लाएंगे इसी अध्याय का सभी प्रश्नोत्तर। तो कल हम देखेंगे इस अध्याय के सभी प्रश्नोत्तर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।